So I'll just share my screen and we'll start with unit 4. Okay. So last time हम लोगों ने बेसिक डिस्कस कर लिया था अबाउट यूनिट 4. सो वही हम लोग सेम कंटिन्यू करेंगे. बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं. यूनिट 4 बेसिकली टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ विजिबल सरफेस. सो बहुत सिंपल है. वी हैव दिस क्यूब अवेलेबल विद अस. तो ये जो क्यूब है इसमें जो चीज़ें विजिबल है वो हम लोगों को रखना है, जो विजिबल नहीं होंगे उसको हटा देना है. ओके. सो एज यू कैन सी विजिबल डिटर्मिनेशन ऑफ विजिबल सरफेस, इट टॉक्स अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स आउट हियर. फर्स्ट जो है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हम लोगों के पास क्यूब है, ठीक है. इन दिस क्यूब अगर ये फिल्ड पूरा फिल कलर किया हुआ नहीं है तो क्या होगा, अगर ये वाइड इमेज है तो आपको ये लाइन भी दिखेगा, इसका ये बैकग्राउंड लाइन भी दिखेगा, ये वाला लाइन भी दिखेगा, दिस पार्ट, दिस लाइन, है ना. ये सारे जो लाइंस है ये सारे विजिबल रहेंगे. बट अगर हम लोग इसको कलर कर दे, मैं इसको अगर यहाँ पे ऐसे कलर कर दूं, ये वाला, देन सेम वे ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे ऐसे कलर कर दूं, देन सेम वे इफ आई कलर दिस पार्ट एज वेल. सो क्या होगा, सिर्फ 3 साइड्स आपके लिए विजिबल रहेंगे. और वो 3 साइड्स कौन से रहेंगे, टॉप साइड ऑफ द क्यूब, फ्रंट साइड ऑफ द क्यूब एंड राइट साइड ऑफ द क्यूब. हिडन कौन से रहेंगे, सो आई कैन से हिडन वाले जो रहेंगे, ये टॉप विजिबल है, फ्रंट विजिबल है, राइट विजिबल है, एंड जो लेफ्ट साइड है, ओके, बैक साइड वाला जो पार्ट है, बॉटम वाला जो पार्ट है, दिस 3 आर इनविजिबल. सो जो इनविजिबल है इसको आपको क्या करना है, हाइड कर देना है आपके इमेज में से. सो क्या होगा, आपका कंप्यूटर में व्हेनेवर वी आर प्रोजेक्टिंग एनी इमेज, सो हर एक लाइन के लिए वी स्टोर इट्स पिक्सल इंफॉर्मेशन, उसके कोऑर्डिनेट्स, वो पिक्सल के ऊपर क्या कलर है वो कलर इंफॉर्मेशन, ये हर एक चीज स्टोर करता है. और उससे उसके बेस के ऊपर ही आपका इमेज का जो साइज है वो केबीज में या कभी कभी एमबीज में जाता है. जैसे अगर एचडी इमेज है तो हाई डेफिनेशन इमेज का अगर आप साइज देखेंगे, इट गोज अराउंड लाइक इन 1 MB, 2 MB, 3 MB, है ना. इससे भी बड़े साइज के आपके इमेजेस आपको मिलेंगे. सो मेन चीज क्या रहता है, जितना आपके पिक्सल इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेंगे उतना इमेज का साइज जो है वो बढ़ते जाता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट विजिबल सरफेस, तो विजिबल सरफेस क्या बोलता है कि जो सरफेसेस आपके इनविजिबल रहने वाले हैं, दैट इज बैक साइड, लेफ्ट साइड एंड बॉटम साइड, इसका इंफॉर्मेशन आप हटा दो तो क्या होगा कि ये जो आपको फाइनल इमेज मिलेगा, ये इमेज जो होगा ये आपका दिस इमेज will be with less in size compared to this image. So अगर ये जो इमेज है इसका साइज अगर 30 KB है, this image going to be from 15 to 20 KB साइज हो जाएगा इसका. Okay, so if the size of that image is less, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि उससे आपका जो इमेज है वो फास्टर ट्रांसफर हो पाएगा, फास्टर लोडिंग होगा, सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स वी कैन सी. सो इन शॉर्ट व्हाट वी आर सेइंग कि द थिंग्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू व्यूअर्स, जस्ट हाइड दोस थिंग्स so that we can reduce or we can at least we can curtail or we can just minimize the efforts of our algorithms or of our computer. सो वही सेम आपको दिया हुआ है. हिडन सरफेस प्रॉब्लम बोलता है. हिडन सरफेस मतलब द थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू बी विजिबल ऑन स्क्रीन फॉर दिस इमेज, जस्ट हाइड दोस. सो अब ये जो चीजें हैं, ये जो आपका क्यूब है जिसमें से सर्टेन चीजें जो यूजर को विजिबल नहीं रहेंगे, उसको जब आपको हाइड करना है तो उसके लिए वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम वी हैव फॉर दिस. ओके, वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम. वन इज object space method and second is image space method. object space physical coordinates जो रहेंगे वर्ल्ड के, उसके बेस के ऊपर काम करेगा. image space आपके जो
कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन होते हैं स्क्रीन के, उसके बेस के ऊपर काम करेगा, स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो वी हैव 2 पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट स्पेस एंड इमेज स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस जो है वो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट जो है आपके, उसके बेस के ऊपर काम करेगा। लाइक इफ आई से कि वी हैव अ कार हियर, ओके, अब ये जो कार है इसमें अगर कोई पर्सन अगर यहां पे खड़ा है, सो आपका कार जो है वो इतना पार्ट जो है वो आपको कंसिडर नहीं करना है, ये आपका हिडन हो गया। तो फिजिकल वर्ल्ड में आप देखो कि आपको ये कार कितना बनाना है, सिर्फ इतना ही बनाना है जितना ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं ओरिजिनली अभी अगर बताऊं, सो ये पर्सन है और यहाँ पे अगर मेरा कार है, तो कार जो बनेगा वो इतना ही बनेगा, फ्रॉम हियर, यहां से ये, ओके, और यहाँ पे टायर्स आएंगे। सो क्या हो गया, अभी आपका जो कार बना वो इतना ही बना, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड है। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, आपको जो ऑब्जेक्ट रियल में जितना विजिबल रहेगा, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स उसके फाइंड आउट करो, वहां पे वो कितना विजिबल रहेगा उतना ही ड्रॉ करो, बाकी का छोड़ दो। अब जब अगर मैं इमेज स्पेस मेथड की बात करूंगा, तो यहाँ पे स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस तीनों कंसिडर करने पड़ेंगे, जेड, वाई एंड एक्स, एंड उसके रिस्पेक्ट में आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे विजिबल होगा, कौन सा कहां पे हिडन होगा, ये सब आएगा। सो दिस आर द 2 डिफरेंट वे। और when we want to display an object in 3D or 2D screen, we need to identify those parts which are visible from the chosen viewing point. जैसे यहाँ पे देखो, ये हम लोग के पास एक वायर्ड इमेज है, तो अगर आप देखेंगे आगे के सर्टन जो लाइंस है वो तो विजिबल है, लेकिन बैकग्राउंड के कुछ लाइंस, बैक साइड के कुछ लाइंस जो अगर विजिबल नहीं है यूजर को, वो भी अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो आपका इमेज का साइज भी बढ़ रहा है और अननेसेसरीली इमेज जो है वो ज्यादा क्लियर भी नहीं दिख रहा है ना, सब खिचड़ी जैसा लग रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे, इफ यू नोटिस, नाउ वी आर ओनली व्यूइंग दोज लाइंस व्हिच आर एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द व्यूअर्स और व्हिच आर कमिंग, which are closer to the viewer, मतलब these are the lines which are closer और front side of the viewers। इसके पीछे के जो lines है those are the hidden one, वो दिखे ना दिखे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या चाहिए, ये आगे के जो lines है those should be visible। सो वही हम लोग यहाँ पे ये टेक्निक के थ्रू करते हैं, जो एल्गोरिदम्स हम लोग देखेंगे। सो वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स which are categorized mainly in 2 types, ऑब्जेक्ट एंड जो हम लोगों का इमेज स्पेस मेथड है, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड इमेज स्पेस मेथड। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट आपको क्या दिया है, वी हैव दिस 3 ऑब्जेक्ट, क्यूब है, देन ग्लोब है एंड एक कॉन है। अब इफ आई व्यू दिस 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन अगर मेरा ये साइड से होगा, तो मुझे क्यूब, ग्लोब एंड कॉन तीनों अलग अलग दूर दूर दिखेंगे, ठीक है। लाइक मेरा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन अगर ये साइड से है, देन आई कैन सी 1 क्यूब, बाजू में ग्लोब है और यहाँ पे ये कॉन है। बट अगर मेरा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन अगर ये साइड से है, तो क्या होगा, मुझे क्यूब जो है वो सबसे लास्ट में दिख रहा है, मिडल में आपके पास ग्लोब है एंड सबसे फ्रंट में आपके पास कॉन है। तो इसको अगर हम लोग कौन से पार्ट इसके विजिबल होंगे वो अगर आइडेंटिफाई करेंगे, सो एज यू कैन नोटिस हियर, स्क्वायर का या क्यूब का इतना पार्ट जो है वो सर्कल या ग्लोब जो है वो हाइड करेगा, और ग्लोब का ये वाला जो पार्ट है वो कॉन हाइड करेगा। सो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना रहता है यहाँ पे। सो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन आपका कौन से साइड से है और वहां से सबसे नियरेस्ट आपका ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा। जैसे अगर मैं क्लास में बैठा हूं तो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट या फर्स्ट बेंच जो है ये मुझे कंप्लीटली विजिबल रहेगा। देन जैसे मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बेंच पे जाऊंगा, वो स्टूडेंट्स और वो बेंचेस जो है वो थोड़े थोड़े हिडन होते जाएंगे और लास्ट बेंच का स्टूडेंट कभी कभी दिखाई नहीं देगा, है ना। सो ये क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट्स, जो स्टूडेंट्स सबसे पास में है वो प्रॉपरली विजिबल रहेंगे, और जैसे जैसे हम लोग थोड़े दूर डिस्टेंस के स्टूडेंट्स को देखेंगे
वैसे वैसे विजिबिलिटी जो है वो पार्शियल होगा, मतलब वो स्टूडेंट पार्शियली आपको दिखेंगे। सो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम डेफिनेशन। ओके, अब ये प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या बोल रहा है, विजिबल सरफेस डेफिनेशन मेथड है। सो टू आइडेंटिफाई दोज पार्ट ऑफ द स्कैन दैट आर विजिबल फ्रॉम द चोजन व्यूइंग पोजीशन, सरफेस विच आर obscured by other opaque surface along the line of projection। line of projection मतलब कहां से हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो वहां से क्या चीज विजिबल रहेगा, क्या इनविजिबल रहेगा व्यूअर्स को, वो आइडेंटिफाई करो, उतना पार्ट आप क्रॉप कर दो और बाकी का पार्ट आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। सो वो सेम चीज दिया है। सो वी हैव टू मेन अप्रोचेस, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड इमेज स्पेस मेथड। ऑब्जेक्ट स्पेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपेयर्स ऑब्जेक्ट्स एंड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर within the scan definition to determine which surface are visible. Image space visibility is determined point by point at each pixel position on the projection plane. Now, as you can see in object space method, we have all this 5 algorithms. Okay, so as you can see, we have two main approaches here: object space and image space. In object space, we have total 5 algorithm: backphase, BSP tree, area subdivision, octree, and raycasting. And in image space, we have 4 algorithms: depth buffer, A buffer, scan line, and area subdivision. So इसमें से सारे नहीं, जो हम लोगों को काम के हैं, जो हम लोगों को सिलेबस में प्रोवाइडेड है, वो वाले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, एज यू कैन सी, क्लासिफिकेशन ऑफ विजिबल सरफेस डिटेक्शन। तो सबसे पहला क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड। बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम दिया हुआ है। वी आर नॉट राइटिंग एनी कोड हियर, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी ओनली चेक। एज यू कैन सी, वी हैव फॉर लूप हियर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर लूप में फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन अ स्कैन, मतलब जो इमेज आपको डिस्प्ले करना है वहां पे, फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन द स्कैन व्हाट वी हैव टू डू, बिगिन एंड एंड। इसके बीच में ये जो 2 स्टेप्स है ये आपको परफॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, डिटरमाइन दोज पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हुज व्यूज इज अनऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब जो विजिबल है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कंप्लीटली विजिबल है बाय अदर पार्ट्स ऑफ इट और बाय अदर ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू व्यूइंग स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा, फर्स्ट बेंच जो है, इसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसके बाद सेकेंड बेंच, देन थर्ड बेंच, है ना। सो फर्स्ट बेंच जो है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा क्योंकि उसके आगे कोई दूसरे बेंचेस नहीं है। सो दोज बेंचेस आर कंप्लीटली विजिबल टू मी। तो सबसे पहले वो वाले ऑब्जेक्ट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट कलर्स हम लोग कैप्चर करेंगे और उसके बाद में उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है, ये जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है, ये कब तक चलते रहेगा, जब तक आपके स्क्रीन पे जितने ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले होने वाले हैं वो सारे आप स्कैन ना कर लो तब तक। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 10 ऑब्जेक्ट्स, सो ये फॉर लूप जो है ये 10 तक चलेगा ना। उसके आगे क्या है, कंपेयर ईच ऑब्जेक्ट विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स टू डिटरमाइन उनका विजिबिलिटी। जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, वो सबसे पास में है ना, अगर प्रोफेसर है, प्रोफेसर के बाद में वो फर्स्ट बेंच स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोफेसर से सबसे पास में कौन सा है, जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट है। तो विजिबिलिटी जो है वो हम लोग कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। सो प्रोफेसर से डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना दोज ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, एंड डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतने वो पार्शियली विजिबल रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरे स्टूडेंट्स उनका व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। सो यही सेम वे में यहाँ पे आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का ये इक्वेशन दिया हुआ है। वी सपोज टू रिमेंबर दिस इक्वेशन फॉर एमसीक्यू पर्पस, कि ये इक्वेशन जो है वो कौन से टाइप के मेथड का है। कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एट द रिजोल्यूशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड। Process is unrelated to display the resolution or individual pixel in image, and the results of the process is applicable to different display resolution. Then display is more accurate but computational more expensive as compared to image process. So हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो processing time लगता है, processing time requires more and processing power which required that is also more compared to object space. क्योंकि आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में जो रियल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितना विजिबल होगा, कितना विजिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन भी ज्यादा लगता है, प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा लगता है, बराबर है। इसके लिए दिस इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इमेज स्पेस मेथड। So step 1 is typically more complex due to the possibility of interaction between the surfaces. Now suitable for scan with small number of objects.
सो याद रखो ऑब्जेक्ट स्पेस हम मेथड हम लोग कभी यूज करेंगे जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो लिमिटेड है, लाइक 5 या 6 या 7 ऑब्जेक्ट्स ही है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। इफ वी हैव लाइक अगर मैं पूरा एक बड़ा सा स्टूडेंट्स का ग्रुप है, हम लोग ग्रुप फोटो ले रहे हैं वेर 50 स्टूडेंट्स आ रहे, तो वो टाइम पे ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड काम नहीं आएगा, वो टाइम पे विल टेक द हेल्प ऑफ इमेज स्पेस मेथड। सो ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में वी हैव नेक्स्ट इज इमेज स्पेस मेथड। अगेन उसका भी एक आपको छोटा सा एल्गोरिथम दिया हुआ है एज यू कैन सी। सो विजिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय पॉइंट, दैट इज पिक्सल बाय पिक्सल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे विजिबल है, कहाँ पे उसका, और वो पिक्सल पोजीशन पे उसका कलर वैल्यू क्या है, ये सब आएगा। सो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप जो चलेगा वो पिक्सल बाय पिक्सल चलेगा। देखो, सो फॉर ईच पिक्सल इन द इमेज, हर एक इमेज में जो आपका पिक्सल है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द व्यूअर, है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करो। जो व्यूअर्स मतलब स्क्रीन से जो सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले प्रोजेक्ट करेंगे, एंड वो होने के बाद में ड्रॉ द पिक्सल इन द दैट ऑब्जेक्ट कलर, तो उसका पिक्सल आइडेंटिफाई करो और उसका जो ऑब्जेक्ट कलर है वो वहां पे फिल कर दो। उसके बाद में उससे दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ करेंगे हम लोग, फिर उससे दूर वाला ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ सबसे आगे हम लोग को कौन दिखेगा, तो ये कौन मैं ड्रॉ करूंगा। उसके पीछे फिर हम लोगों को सपोज ग्लोब दिखेगा तो मैं ग्लोब ड्रॉ करूंगा, और उसके पीछे फिर हम लोगों को क्यूब दिखेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये क्यूब ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सो सबसे आगे ये है एट लीस्ट डिस्टेंस, सपोज ये 10 मीटर्स पे है, देन ये 11 मीटर्स पे है और ये 12 मीटर्स पे, तो ये वे में, दिस इज जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग। तो जो हम लोगों के यूजर्स है उनसे सबसे पास में कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे चलेगा। तो फॉर ईच पिक्सल एग्जामिन ऑल n ऑब्जेक्ट्स टू डिटरमाइन वन क्लोजेस्ट टू द व्यूअर। इफ देयर आर p पिक्सल्स इन द इमेज, कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन दिस पैटर्न जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दैट इज p इन ब्रैकेट o and p। सो अब ये इक्वेशन जो है वी ओनली सपोज टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, हम लोगों को ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए और एग्जाम में याद रहना चाहिए कि दिस इज द इक्वेशन। सो एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन इज बाउंडेड बाय डिस्प्ले रिजोल्यूशन, अ चेंज ऑफ डिस्प्ले रिजोल्यूशन रिक्वायर्स रिकैलकुलेशन। नाउ एप्लीकेशंस क्या रहेंगे इसके, कोहेरेंस इन विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड जो ऊपर हम लोगों ने देखे, उसके एप्लीकेशंस क्या है, मेकिंग यूज ऑफ द रिजल्ट्स कैलकुलेटेड, नियर बाय पार्ट्स आपको विजिबल करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन इजीली रीड आउट द एप्लीकेशंस। नाउ देयर आर टाइप्स, ओके एक बार पढ़ लेता है। सो कोहेरेंस में क्या दिया, एप्लीकेशन ऑफ कोहेरेंस आपको क्या बोला है, विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड के हम लोग के पास एप्लीकेशंस है ऑफ कोहेरेंस। अब कोहेरेंस में क्या क्या एप्लीकेशंस आएंगे कि मेकिंग यूज, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, मेकिंग यूज ऑफ द रिजल्ट्स कैलकुलेटेड फॉर वन पार्ट ऑफ द स्कैन। वन पार्ट ऑफ द स्कैन का मतलब क्या है, कोई एक पार्ट, जैसे कोई कौन है तो उसके लिए हम लोगों ने कोई एक पार्ट जो है उसका कैलकुलेशन किया हुआ है और उसके साथ हम लोग बाकी के पार्ट्स का कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, एंड व्हाट वी मीन बाय कोहेरेंस, तो कोहेरेंस का मतलब रहेगा कि हम लोग कोई एक लॉजिकल वे में कोई एक ऑब्जेक्ट का क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं, मतलब उसका साइज, उसका कलर, ये सब पॉइंट्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग कंसिस्टेंट वे में, इन अ कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली सारे ऑब्जेक्ट जब तक स्कैन नहीं हो जाते उसका कलर इंफॉर्मेशन, पिक्सल वैल्यू जब तक हम लोग स्टोर नहीं कर लेते, या कौन से ऑब्जेक्ट पहले आएंगे बाद में आएंगे, कौन से पार्शियली विजिबल रहेंगे, कौन से फुल्ली विजिबल रहेंगे, वो जब तक हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं कर लेते हम लोग का ये लॉजिकल एग्जीक्यूशन जो है वो चलते रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वही हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशन या क्वालिटी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं फॉर वन पार्ट ऑफ द स्कैन और इमेज फॉर अदर नियर बाई पार्ट्स। कोहेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ लोकल सिमिलैरिटी। लोकल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि हम लोगों के पास आप बाजू में जो ऑब्जेक्ट्स है वो कितने विजिबल रहेंगे, किसको विजिबल रहेंगे, है ना, ये कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और उसके बेस के ऊपर हम लोग का काम चलेगा। सो ये कंटिन्यूअस कैलकुलेशंस जो है ये आपके चलते रहेंगे। अब यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव टाइप्स ऑफ कोहेरेंस, मतलब कभी कौन सा कैलकुलेशन पैटर्न हम लोग यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। सो विजिबिलिटी, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कोहेरेंस है। सो विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब
स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ग्लोब है, सर्कल है, जो भी है तो उसका पूरा आएगा। तो विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑफन बी डिसाइडेड बाय एग्जामिनिंग a circumscribing solid which may be a part of simple form, for example a sphere or a polyhedron. Then phase coherence मतलब surface property computed for one part of the face, like we have a front view, side view, left view, right view। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका सामने जो ऑब्जेक्ट जो साइड से विजिबल है वो उसका फेस पार्ट हो गया। सो उसको हम लोग एडजेसेंट पार्ट जो है बाद में उस पर हम लोग ये सेम कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। एंड धीरे धीरे अगर आप उसको छोटा या बड़ा बताने की ट्राई कर रहे हैं तो उस पर हम लोग मॉडिफिकेशंस अप्लाई करेंगे। देन एज सरफेस, एज मतलब लाइन को हम लोग एज बोलते हैं। तो एक लाइन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर कनेक्ट करता है तो वो कौन से लाइंस जो है वो विजिबल रहेंगे, है ना। एज चेंजेस ओनली व्हेन इट क्रॉसेस अनदर एज। तो अगर कहीं पे एक लाइन दूसरे लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर क्या होगा, उनका विजिबिलिटी जो है वो पार्शियली कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगा। लेकिन एक लाइन यहाँ पे, दूसरा लाइन यहाँ पे, तो दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। सो वो टाइम पे क्या होगा। सेकेंड थिंग, अगर दो लाइंस है, ये आगे हम लोग एल्गोरिथम में भी पढ़ेंगे, दो लाइंस है और मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन या मैं जो देख रहा हूं वो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ओके जो हम लोग देख रहे हैं दिस इज माई आई। सो अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो क्या होगा, ये लाइन जो है दिस लाइन विल बी कंप्लीटली विजिबल और ये जो है ये इतना पार्ट जो है इसका ये क्या होगा, पहले लाइन से कट हो जाएगा और बाकी का पार्ट विजिबल रहेगा। सो ये आपका एज कोहेरेंस है। देन स्कैन लाइन मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट्स जो है वहां पे हम लोग स्कैनर्स लगाएंगे। जैसे हम लोगों ने इमेज स्कैनर्स देखे थे तो वैसे ही हम लोग अगर ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्कैनर्स फॉलो करूंगा। एक स्कैन लाइन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा ऊपर। तो पूरे ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के बदले हम लोग स्कैन लाइंस फॉलो करेंगे। तो ये लाइंस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है वो विजिबल होंगे, ये लाइन स्कैन करने में जो ऑब्जेक्ट्स हिडन हो रहा है वो हिडन हो जाएंगे। सिंपल, वो आपका स्कैन लाइन रहेगा। एरिया एंड स्पैन कोहेरेंस मतलब जहां पे हम लोग क्या बात करते हैं बेसिकली इन दिस फिफ्थ वाला पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट पिक्सल इन एन इमेज इज ऑफन कवर्ड बाय same visible objects, that is coherence is based on assumption that a small enough region of the pixel will most likely lie within the single polygon। so कौन सा पार्ट कहाँ पे, वही है। देन डेप्थ आएगा, डेप्थ का मतलब है स्क्रीन से सबसे पास में ऑब्जेक्ट कौन से रहेंगे, उससे दूर कौन से, उससे दूर कौन से। देन फ्रेम कोहेरेंस है। फ्रेम कोहेरेंस मतलब आपके अलग अलग, जैसे अगर हम लोग जेफ इमेज देखते हैं वी हैव डिफरेंट फ्रेम्स। तो जैसे जैसे वो फ्रेम्स आते जाएंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर पास में आ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर करेगा या रिवील करेगा या हाइड कर देगा। सो वो फ्रेम कोहेरेंस रहेगा। सो हियर इफ यू नोटिस वी हैव द फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज बैक फेस डिटेक्शन। अब बैक फेस डिटेक्शन का मतलब क्या रहेगा, इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वी हैव दिस पैटर्न व्हिच इज अवेलेबल विद अस, जिसमें इफ यू नोटिस वी हैव फर्स्ट पैटर्न दैट इज बैक फेस डिटेक्शन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फ्रंट फेस क्या है जो सामने विजिबल है और बैक फेस क्या है। तो इफ यू नोटिस ये हम लोगों का बैक फेस है। बहुत सिंपल अगर मैं बताऊं ये पूरा एल्गोरिथम क्या बता रहा है, दिस इज आवर बैक फेस, ठीक है, ये आपका बैक फेस है। ये लाइन के आगे जो भी पार्ट है वो विजिबल नहीं है। ये अगर यहां से अगर कोई एक पर्सन देख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये मैंने जो येलो लाइन ड्रॉ किया ना, इसके पीछे का कोई भी पार्ट विजिबल नहीं है, इसके आगे वाले विजिबल है। तो हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि ओके ये आपका बैक फेस है, दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज फ्रंट फेस, ये आपका फ्रंट फेस हो गया एंड दिस इज बैक फेस। सो बैक फेस आइडेंटिफाई करो और इसको हाइड कर दो, सिंपल, बस दिस इज द एल्गोरिथम टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, बस यही पार्ट है। सो ये जो आप अगर देखेंगे ये जो शेडेड पार्ट है वी कैन एलिमिनेट दिस बिकॉज ये विजिबल नहीं होगा बस। तो बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम इसी के लिए यूज होता है। सो इन सॉलिड ऑब्जेक्ट देयर आर सरफेस व्हिच आर फेसिंग द व्यूअर, फ्रंट फेस रहेंगे एंड व्हिच आर नॉट अपोजिट टू द व्यूअर, दैट इज बैक फेस। Now this back face contribute approximately half of the total number of surfaces। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरा फ्रंट फेस जो है वो हाफ है और बाकी का ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रोक्स हाफ है, एग्जैक्ट हाफ नहीं बोलेंगे हम लोग, अप्रोक्स हाफ है। तो बाकी का जो हाफ पार्ट है जो विजिबल नहीं रहेगा उसको हाइड कर दो। सो ईच सरफेस इज नॉर्मल वेक्टर
that is the direction from which we will be viewing that object. So if the vector is pointing in the direction of the center of the projection, it is a front face and can be seen by the viewers. If it is pointing away from the center of projection, it is the back face and cannot be seen by the viewer. So the test is very simple. Suppose the z axis is pointing towards the viewer. Z axis मतलब फ्रंट व्यू होता है, if you remember, याद है हम लोगों ने किया हुआ है. So अगर 3D स्पेस है तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये लेफ्ट साइड या राइट साइड आएगा, लेफ्ट और राइट साइड आएगा, ये टॉप साइड आएगा, दैट इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये फ्रंट साइड है, दैट इज जेड एक्सिस. सो आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना है अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो वो कौन से साइड से, कौन से एक्सिस से विजिबल है. ओके, सो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया. नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला, द टेस्ट इज वेरी सिंपल. सपोज द जेड एक्सिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर. इफ द जेड कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर इज नेगेटिव, जेड कंपोनेंट नेगेटिव है, मतलब इफ दिस इज द 3D स्पेस, ठीक है. सो ये आपका जेड एक्सिस है, फ्रंट साइड. सो यहाँ पे ये जेड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, 0 1 2 3. अब यहां से जब अगर मैं ये साइड जाऊंगा तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या रहेगा, -1 -2, दैट इज z इज नेगेटिव. तो फ्रंट साइड मतलब z पॉजिटिव है, z नेगेटिव है मतलब दिस इज द बैक साइड, मतलब दिस इज द हिडन सरफेस. सिंपल. सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, फॉर अदर केसेस वेयर देयर आर कॉनकेव्स, पॉलीहाइड्रा और ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट, देन स्टिल वी नीड टू अप्लाई अदर मेथड्स फॉर द फर्दर डिटर्मिनेशन, जहाँ पे हम लोग डेप्थ बफर या जेड बफर या डेप्थ सॉर्ट मेथड, ऐसे अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं. सो सबसे बेसिक वाला जो भी मैंने आपको बताया वो है, और इसके आगे और भी सच एल्गोरिदम्स भी है. नाउ डेप्थ बफर. डेप्थ बफर मतलब स्क्रीन से कौन से ऑब्जेक्ट पास में है, कौन से दूर है, आइडेंटिफाई करो. जो स्क्रीन से पास में है वो ज्यादा विजिबल रहेंगे और जो स्क्रीन से दूर है वो पार्शियली विजिबल रहेंगे या कभी कभी पूरे हिडन रहेंगे. कुछ भी केस सिनारियो हो सकते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव सेम सिनारियो प्रोवाइडेड हियर. वी हैव ऑब्जेक्ट S1 जो स्क्रीन से सबसे पास में है, उसके पीछे S2 है और उसके पीछे S3 है. सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, डेप्थ बफर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड बफर. ठीक है, जेड बफर या डेप्थ बफर दोनों का मतलब एक ही है. सो दिस इज माई कंप्यूटर स्क्रीन. नाउ ऑन दिस कंप्यूटर स्क्रीन इफ यू नोटिस, ये जो पॉलीगॉन है दिस इज क्लोजेस्ट, ये उससे दूर है, ये उससे दूर है. सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी मोस्टली कंप्लीटली विजिबल. ये पार्शियली विजिबल रहेगा और ये तो बहुत कम पार्ट इसका कुछ विजिबल रहेगा. अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तो काफी ज्यादा पार्ट उसका विजिबल रहेगा. सो बस डेप्थ फाइंड करना है, कौन से ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पास में है. तो हम लोग जेड बफर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आप स्क्रीन पे जब देख रहे हैं तो आपका ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट व्यू जो होता है वो जेड एक्सिस से आता है इन 3D स्पेस. तो इसके लिए हम लोग इसको बहुत बार जेड बफर भी बोलते हैं, डेप्थ बफर या जेड बफर. सो अ फास्ट हार्डवेयर सोल्यूशन इज द जेड बफर. डेप्थ ऑफ ईच पिक्सल रिलेटेड टू द स्क्रीन इज कैलकुलेटेड एंड सेव्ड इन द बफर, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन से पिक्सल्स या कौन से इमेजेस जो है वो पास में है, कौन से दूर है. इमेज बफर और जेड बफर दो चीज है. जेड बफर डेप्थ फाइंड करेगा, कौन से ऑब्जेक्ट स्क्रीन से पास में, कौन से दूर है. इमेज बफर का काम क्या रहता है, सारे इमेजेस का इंफॉर्मेशन स्टोर करना. सो ये पहला, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, देन दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, देन तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा है. सो ये सबसे पास वाला है, नियरेस्ट है, ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, एंड दिस इज द फारदेस्ट. ओके, एट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. सो इमेज बफर का काम क्या रहेगा, स्क्वायर, छोटा स्क्वायर इमेज बफर में सेव्ड रहेगा, ट्राइंगल सेव्ड रहेगा, और बड़ा सा जो स्क्वायर है ये सबका इंफॉर्मेशन, ये सबके पिक्सल वैल्यूज, कलर वैल्यूज. अगर यहाँ पे अगर मैंने कोई कलर किया हुआ है ये ट्राइंगल में या फिर ये स्क्वायर में कोई कलर किया हुआ है, तो कितने पिक्सल वैल्यूज ये स्क्रीन पे कवर करेगा, हर एक पिक्सल का कलर वैल्यू क्या रहेगा, ये सब इमेज बफर में सेव्ड रहेगा. जेड बफर डेप्थ बताएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये स्क्वायर अगर डिस्प्ले होता है तो इसका डेप्थ सबसे कम है, तो वो सबसे पहले आना चाहिए.
और वो कितना विजिबल रहेगा, ये सब Z बफर से हम लोग को पता चलेगा. सो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ बफर. Image buffer stores information about the image and Z buffer या depth buffer stores information about which objects are nearest to the screen. जो completely visible रहेंगे, which object are at a distance from a screen which are partially visible. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो सेम चीज आपको दिया हुआ है. So center of projection मेरा स्क्रीन के पास है. So triangle सबसे पास में है which is completely visible. उसके पीछे B वाला ऑब्जेक्ट है which is partially visible and C वाला है जो उससे भी कम विजिबिलिटी रहेगा. सो यहाँ पे इमेज बफर जो है, इमेज बफर विल स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स. एंड जेड बफर या डेप्थ बफर क्या बताएगा कि ए पहले है, देन वी हैव बी एंड देन वी हैव सी, और कौन से ऑब्जेक्ट का विजिबिलिटी फैक्टर क्या है ये जेड बफर बताएगा. I hope this is very clear to everyone. So that is what the algorithm is given here. I hope आप पढ़ सकते हैं ये अभी. Next, यहाँ पे जो भी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया वही algorithmic वे में लिखा हुआ है. So यहाँ पे इनिशियली क्या बोला है, इनिशियली each pixels of the Z buffer is set to maximum depth. मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे दूर वाला जो एक ऑब्जेक्ट है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में उससे पास वाला. So अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो दूर वाला नहीं है, तो हम लोग हमेशा उनका जो डेप्थ है वो कैलकुलेट करेंगे. सो जब कभी व्हेनेवर वी फाइंड कि कोई एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सपोज 2 सेंटीमीटर है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो मुझे मिला उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो दैट इज द फारदेस्ट, तो उसको आप लास्ट वाले पोजीशन पे रख दो, है ना, और उसकी कंपेयर करो कि बाकी के जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर से कम साइज के होने, कम डिस्टेंस पे होने चाहिए. सो इमेज बफर बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, हर एक जो इमेज डिस्प्ले होंगे उसका सरफेस आर रेंडर्ड वन एट अ टाइम, मतलब एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम जो है वो हम लोग डिस्प्ले करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट एक साथ डिस्प्ले नहीं करेंगे. यूजर को ये पता नहीं चलता है, लेकिन वन बाय वन आपके ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्ले होते जाएंगे, सरफेसेस आते जाएंगे. फॉर द फर्स्ट सरफेस डेप्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल इज कैलकुलेटेड. बराबर है, कौन सा पास में कौन सा दूर है. इफ द डेप्थ वैल्यू इज स्मॉलर मतलब वो सबसे पास में है ना, क्लोजर टू द व्यू पॉइंट. एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिया हुआ है दैट इज इट इज क्लोजर टू द व्यू पॉइंट, बट द डेप्थ जेड बफर एंड द कलर वैल्यू ऑफ द इमेज बफर, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर वैल्यू क्या रहेगा, है ना, वो सब किस में स्टोर्ड रहेगा, इमेज बफर में. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सेम स्टेप 4 और 5 हम लोग रिपीट करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो भी सरफेसेस है उसके लिए सेम. आफ्टर ऑल द सरफेस हैव बीन प्रोसेस्ड, ईच पिक्सेल्स ऑफ द इमेज बफर रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ विजिबल सरफेस. दिस मेथड रिक्वायर्स एन एडिशनल बफर इफ कंपेयर विद द डेप्थ सॉर्ट मेथड. एडिशनल बफर मतलब जहाँ पे आपको और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है और उनका डेप्थ जो है ना उसमें कंफ्यूजन है. इट माइट पॉसिबल 2 ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम डेप्थ. जैसे हम लोग के पास क्लासरूम में 2 लाइन है बेंचेस के, जिसमें से वी हैव 2 बेंचेस जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं विच आर कंप्लीटली विजिबल, जिनका दोनों का डेप्थ जो है वो सेम है इफ आई लुक एट फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट. और सेकेंड बेंच है अगेन वो भी सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं. सो जब अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके अगर सेम डेप्थ पे आ रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जैसे एक जो पर्सन है वो यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों सेम डिस्टेंस पे, तो आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन और ये सब कैलकुलेट करने के लिए डेप्थ सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग का मतलब क्या रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट. सो डेप्थ सॉर्ट मेथड का मतलब क्या है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको ये एल्गोरिथम अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्लोजेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पहले हम लोगों का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जो फारदेस्ट है उसका इन्फॉर्मेशन लास्ट में आएगा. और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो फारदेस्ट वाले पहले आएंगे और क्लोजेस्ट वाले लास्ट में आएंगे. So that is the depth sorting, ascending and in descending way. So simple and does not require additional structure. The Z value of the polygon can be calculated incrementally. Now no pre-sorting of polygon is needed. No object or object comparison is required. One can and can be applied to non-polygonal objects as well. So यहाँ पे आपको वही same basic points दिए हुए हैं. I hope this is very clear to everyone and you can also read it
देन नेक्स्ट वी हैव अ स्कैन लाइन। सो अब देखो, जब अगर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट का डेप्थ अगर फाइंड कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट स्कैन करने के बेटर है कि मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे स्कैन लाइंस ड्रॉ करूंगा, एंड दिस स्कैन लाइंस माइट बी 10, 20, 50, 100 स्कैन लाइंस होंगे। सो इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द कंप्लीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर ईच एंड एवरी पिक्सल, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्कैन लाइंस जो है ना वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। सो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि स्कैन लाइंस जो है जब कभी कोई एक ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्ट करते हैं या टच करते हैं, दैट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, और जो जहाँ पे वो टच नहीं कर रहे दोज ऑब्जेक्ट्स आर इनविजिबल, है ना। तो यहाँ से ये स्कैन लाइन से हम लोग को पता चलेगा कौन से पॉइंट पे कौन से ऑब्जेक्ट और उसके कौन से पिक्सल्स हाइड हो रहे हैं और कौन से विजिबल हो रहे हैं। सो कंप्लीट इमेज स्कैन करने के बदले ये लाइन स्कैनिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं, और जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे आपको एज ए थियरी दिया हुआ है। So we have this one algorithm for that scan line itself. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have this first for loop for scan line begin हुआ, उसके अंदर nested for loop है, next for loop जो हर एक पिक्सल वैल्यू फाइंड करेगा। So आपका जो भी scan line है उसके हर एक का पिक्सल पोजीशन जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और वो पिक्सल पोजीशन के बेस के ऊपर विल ट्राई टू फाइंड दी z बफर वैल्यू, है ना। एंड उसके साथ में इमेज बफर में हम लोग क्या करेंगे, वो पिक्सल का बैकग्राउंड कलर क्या है वो स्टोर करेंगे। देन नेक्स्ट फॉर ईच पॉलीगॉन इन द स्कैन हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच पिक्सल अलोंग द स्कैन लाइन दैट इज कवर्ड बाय द पॉलीगॉन टू बिगिन कंप्यूट द डेप्थ और अ z ऑफ द पॉलीगॉन एट द पिक्सल लोकेशन, एंड इफ z वैल्यू इज लेस देन z बफर देन सेट z बफर इक्वल टू z, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल रहेगा, है ना। और उसके साथ हम लोग इमेज बफर में वो पॉलीगॉन जो भी है उसका कलर भी सेट करेंगे। दैट्स इट, ये आपका लूप जो है वो एंड हो गया। सो देयर इज नथिंग मच अबाउट दिस, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, कोई प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं कर रहे, वी आर ओनली राइटिंग सिंपल एल्गोरिथम्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी माइट बी फेसिंग समटाइम्स दिस इशू एज वेल, जहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है जो कोई एक लाइन से दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चलना चाहिए कि एक ही ऑब्जेक्ट है ये जो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो या तो आपको हाइड करने या वो विजिबल रखना है। सो इट इज प्योरली एज पर आवर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। देन सेम वे यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसका एक सब डिवाइडिंग लाइन आया, बाद में ये डिवाइड होने के बाद में उसका और एक सब डिवाइडिंग लाइन आया। तो आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे सब डिवाइड कर रहा है, तो उतना पार्ट आपको हाइड करना है या उतने पार्ट के ऊपर कोई शेडो बताना है जिससे डज नॉट लुक लाइक कि ओके ये यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है ना। सो वो होगा। देन डेप्थ सॉर्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेप्थ सॉर्ट का मतलब क्या रहेगा, सॉर्टिंग अप्लाई होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट स्क्रीन से पास में है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और कौन से एक्सिस के रेफरेंस में आपको डिस्प्ले करना है उसके रेफरेंस में हम लोग कैलकुलेट करके वो उसके और बाकी सर्टेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देंगे। सो सॉर्ट ऑल सरफेस अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट, render the surfaces to the image buffer one at a time starting from the farthest source, बराबर है, and surface close to the viewpoint will replace those which are far away। तो अगर हम लोग बहुत पास में अगर है सरफेस जो है आपका व्यू पॉइंट जो अगर वो बहुत पास में है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग के ऑब्जेक्ट्स है उनको जो आपके विजिबल ऑब्जेक्ट्स है उससे रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस एग्जांपल, वी हैव टू लाइंस एस एंड एस डैश। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की साइड से अगर देखूंगा तो आपको एस डैश कंप्लीटली विजिबल रहेगा और एस जो है वो पार्शियली विजिबल रहेगा। एंड इफ आई लुक फ्रॉम दिस साइड जेड एक्सिस के साइड से तो एस एंड एस डैश दोनों अलग अलग कंप्लीटली विजिबल रहेंगे, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा। यही एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है दैट इज ये। सो वी हैव 5 एग्जांपल्स जहां पे हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से देखने की ट्राई कर रहे हैं। सो टू सरफेसेस विद द डेप्थ ओवरलैप बट नो ओवरलैप इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं ये z एक्सिस के साइड से अगर देखूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पे ये आपको z एक्सिस दिया हुआ है, ये देखो ये आपका z एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट इज रिटन z एक्सिस हियर। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैं z एक्सिस साइड मतलब ये साइड से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे s जो है वो कंप्लीट दिखाई देगा, s डैश पार्शियली विजिबल रहेगा। नाउ टू सरफेस विद द डेप्थ ओवरलैप बट नो ओवरलैप इन द x डायरेक्शन, ये है। देन अगेन हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स साइड से अगर आप देखेंगे तो एस डैश जो है
वो x को पूरा कवर कर रहा है, या s जो है वो कंप्लीटली फिल्टर आउट हो रहा है हियर। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज विजिबल कंप्लीटली विजिबल फ्रॉम एनी एक्सिस, नॉट फ्रॉम z और नॉट फ्रॉम x एक्सिस। सो अगर x एक्सिस से देखूंगा मैं s डैश पूरा दिखेगा और s जो है उसका हाफ पार्ट कट हो जाएगा। लेकिन उसी के सामने अगर मैं दूसरा कोई टाइप से देखूंगा, दैट इज z एक्सिस के साइड से देखूंगा, तो s डैश वापस कंप्लीटली विजिबल रहेगा और s अगेन पार्शियली विजिबल रहेगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। उसके आगे नीचे आपको वही सेम एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग, लाइक इन द केस इफ, as you can see यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, in case if there are any overlap in the depth we need to make some additional comparison to determine whether a pair of surface should be reordered or not। ये हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला हुआ कि the bounding rectangle in x and y plane for two surface do not overlap, the surface S with greater depth is completely behind the overlapping surface रिलेटिव टू द व्यूइंग पोजीशन। सो बेसिक पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाइनरी स्क्वायर पार्टीशन, बाइनरी स्क्वायर पार्टीशन का दिस इज द एग्जांपल। सो बाइनरी स्क्वायर पार्टीशन का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो बहुत सिंपल है। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसका हम लोग फ्रंट एंड बैक कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये आपको डॉटेड लाइन दिया हुआ है, वी हैव दिस डॉटेड लाइन। सो डॉटेड लाइन किसके बेस के ऊपर डिफाइन किया हुआ है? सबसे पहले हम लोगों ने 3, सो 3 का फ्रंट साइड और बैक साइड कैलकुलेट करेंगे। सो 3 के फ्रंट में क्या है, 1 है, 2 है और 5a है, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1, 2 एंड 5 है। बैक साइड पे क्या है, बैक साइड पे 5b और 4 है, सेम यहाँ पे दिया हुआ है। देन फॉर 3 के बाद में नेक्स्ट हम लोग जो ये सेम बाइनरी ट्री अप्लाई करेंगे, सो वो हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं, 3 के बाद में 2 है। सो 2 में अगर आप देखेंगे उसका फ्रंट साइड है और ये उसका बैक साइड है। सो फ्रंट साइड अगर आप देखेंगे, कोई कोडिंग अगर प्रॉपर मुझे फॉलो नहीं कर रहा है सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में आपका 5b है और बैक साइड पे 1 है। एंड सेम वे 3 का बैक साइड तो हम लोग को पता ही है। देन वापस 4 है, तो 4 का हम लोग बैक साइड कैलकुलेट करेंगे। एज यू कैन सी हियर भी है 4, तो उसके फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन बैक साइड में क्या है, 5b है। एज यू कैन सी वी हैव 5b इन द बैक साइड। तो बस ये फ्रंट और बैक साइड कौन से ऑब्जेक्ट्स विजिबल रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, ये बाइनरी ट्री जो है ये कंटिन्यूअस चलते ही रहेगा। कब तक चलते रहेगा, जब तक हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स जो है उसको ये वे में कैलकुलेट ना कर ले, तब तक ये सेम पैटर्न फॉलो होते रहेगा। एंड वंस वी डन विद आवर कैलकुलेशन, उसके बाद में हम लोग वो सेम ऑब्जेक्ट्स जो है उसको डिस्प्ले कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता रहेगा कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से कब तक विजिबल रहेगा। सो ये जो हम लोगों का एल्गोरिदम है उसके लिए सिंपल सा छोटा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, छोटा सा एल्गोरिदम दिया हुआ है जो डायग्रामेटिक वे में समझा। अगर एग्जाम में आपको एल्गोरिदम लिखना आया, दिस हाउ विल राइट द एल्गोरिदम। सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, दैट इज द प्रोसीजर, बराबर है। प्रोसीजर डिस्प्ले BSP। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास सेम आपको यहाँ से थियरी दिया हुआ है और यहाँ पे एल्गोरिदम है। सो बाइनरी स्पेस पार्टीशन का सबसे पहले आपको यहाँ पे एल्गोरिदम दिया हुआ है। बिगिन है, इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, देन हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अगर ट्री एम्प्टी है तो मतलब आपका सारा पार्टीशन हो गया, तो आप एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। एल्स में आप जाके डिस्प्ले कर दो उसके ट्री के फ्रंट चाइल्ड कौन सा है, बैक चाइल्ड कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बोला इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, खाली नहीं है। देन इफ यूअर इज इन द फ्रंट ऑफ द रूट, तो कौन से डिस्प्ले रहेंगे, वो डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले बाइनरी स्पेस पार्टीशन, दैट इज द फंक्शन। ट्री डॉट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास BSP क्लास का बैक चाइल्ड, डिस्प्ले पॉलीगॉन एंड डिस्प्ले फ्रंट चाइल्ड। तो ये 2 डिस्प्ले फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिगिन। अगर आपका स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम ही अगर आप कर रहे हैं, आपका ट्री कंप्लीटली अगर एम्प्टी है, सॉरी आपका ट्री अगर बन गया है, ठीक है, या एम्प्टी है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड नोड और बैक चाइल्ड एंड फ्रंट चाइल्ड नोड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या दिया है, द एल्गोरिदम फर्स्ट बिल्ड्स द बाइनरी स्पेस पार्टीशन ट्री, अ रूट पॉलीगॉन इज चूजन
which divides the region into two half. बराबर है. A polygon in the front half space is chosen which divides the half space into another two half. Subdivision is repeated until the half space contains the single polygon leaf node of the tree, and same is done for the back space of the polygon as well. So ये सेम चलते रहेगा जो मैंने आपको बताया. आई होप ये बहुत क्लियर है. डायग्राम बनाओ और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज एरिया सब डिविजन. बहुत सिंपल है. एरिया सब डिविजन क्या पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे? एरिया सब डिविजन एज द नेम सजेस्ट, आप धीरे धीरे एक एक एरिया को सब डिवाइड करते जाएंगे, है ना. और ये डिवीजन के बेस के ऊपर हम लोग को पता चलेगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एरिया सब डिविजन मेथड टेक्स एडवांटेज ऑफ एरिया कोहेरेंस, जहाँ पे हम लोग पिक्सल बाय पिक्सल इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर करते जाएंगे बाय लोकेटिंग दोज व्यूज एरियाज दैट रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ अ सिंगल सरफेस. सो अ टोटल व्यूइंग एरिया मेरे पास ये स्क्वायर है. सो इन रिस्पेक्टिवली डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर रेक्टेंगल अंटिल ईच पार्ट, ईच स्मॉल एरिया इज सिंपल, दैट इज इट इज सिंगल पिक्सल. तो जब तक वो सिंगल पिक्सल तक नहीं जाता है तब तक आप क्या करेंगे? एरिया सब डिविजन चलते रहेगा. डिवाइड अ स्क्वायर एरिया इनटू अ इक्वल साइज क्वाड्रेंट एट ईच स्टेप. और ये डिवीजन कब तक चलेगा? जब तक हम लोग एक सिंगल पिक्सल लेवल तक नहीं पहुंच जाते, जहां से भी मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पार्ट यहाँ पे विजिबल है, कितना विजिबल नहीं है. सिंपल है. सो ये मेरा सराउंडिंग एरिया है. तो ये जो स्क्वायर है उसका सराउंडिंग एरिया ये ब्लू कलर का है. देन अगर स्क्वायर के ऊपर कोई आया उसको ओवरलैपिंग बोलेंगे. स्क्वायर के अंदर कुछ शेप है तो उसको इनसाइड सरफेस हम लोग बोलेंगे. और स्क्वायर और ये दोनों अलग अलग है तो फिर तो कहीं पे कोई एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रहा है ना, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. सो वहां पे कोई इश्यू आना ही नहीं है. देन उसके बाद में इफ यू नोटिस नेक्स्ट जो हम लोग के पास पॉइंट्स है वो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दिस पार्ट, जहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं. एज यू कैन सी कि वी फर्स्टली क्लासिफाई ईच ऑफ द सरफेस, दैट्स फर्स्ट पॉइंट. जहाँ पे हम लोगों ने ये आपको सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है दैट वी फर्स्ट क्लासिफाई ईच ऑफ द सरफेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन विद द एरिया. सराउंडिंग सरफेस, अ सिंगल सरफेस कंप्लीटली इंक्लूड्स द एरिया. ओवरलैपिंग सरफेस रहेगा सिंगल सरफेस दैट इज पार्टली इनसाइड. सो ऊपर जो हम लोगों ने चार शेप्स दिए उसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया. Now to improve the speed of classification, we make use of bounding rectangles of the surfaces for early confirmation or rejection that the surface should be belong to that type. Now यहाँ पे हम लोग वही करेंगे. all surface are outside the area कौन से है? only surface which are inside overlapping. ये कैलकुलेट करो जिसके बेस के ऊपर हम लोग को पता चलेगा कि अगर मुझे ये टाइप का अगर शेप ड्रॉ करना है तो स्क्वायर जो है वो बैकग्राउंड का जो लाइट ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आ रहा है, तो ये हम लोग को हाइड करना है और ये वाला पार्ट विजिबल करना है. सेम थिंग विल गो ऑन. ओके. ऑक्ट्री मेथड, अगेन ऑक्ट्री मेथड में भी क्या होगा? सेम हम लोग क्या करेंगे? एरिया डिवाइड करते करते जाएंगे. सो व्यूइंग डायरेक्शन जो है वहां पे आप क्या करेंगे? एरिया डिवाइड करते करते उसको सिंगल पिक्सल लेवल तक लेके जाओ, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन से पिक्सल्स जो है वो एग्जैक्टली विजिबल है, कौन से पिक्सल्स विजिबल नहीं है या पार्शियली विजिबल है. सो इन दिस मेथड ऑक्ट्री मतलब 8, बराबर है. तो कोई भी 8 साइड जो है आपके प्रोजेक्टेड रहेंगे. सो वी हैव नोड्स आर प्रोजेक्टेड ऑन टू द व्यूइंग सरफेस. सो कोई भी 8 साइड्स जो है वो विजिबल रहेंगे और उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. तो अगर ये मेरा क्यूब है तो इसके 8 साइड विजिबल है, उसके ऊपर काम करेंगे, बाकी के छोड़ देंगे. सो एनी सरफेस टुवर्ड्स द रेयर ऑफ द फ्रंट ऑक्टेट. सो कौन से विजिबल है? 0 1 2 3. ये एग्जैक्टली व्यूअर के सबसे सामने वाले साइड है. बैक साइड ऑक्टेंट कौन सा है? 4 5 6 और 7. ये बैक साइड के विजिबल है अगर थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे क्या बोले? ऑक्टेंट बैक साइड कौन सा? 4 5 6 7 विच मे बी हिडन. मे बी मतलब थोड़े पार्शियली विजिबल भी हो सकते हैं, पार्शियली हिडन भी हो सकता है, बट कंप्लीटली विजिबल कौन से रहेंगे? 0 1 2 3. जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. अब 0 पे हम लोग स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, इसके लिए 0 प्रॉपरली रीडेबल नहीं आ रहा. सो विद द नंबरिंग मेथड 0 to 7, 8 है ना. ऑक्ट्री का मतलब ऑक्टेंट मतलब 8 होता है ना. 0 to 7 मतलब 8 हो गए. Nodes represent octant 0 to 4 for the entire region are visited before the nodes representing octant 4 to 7. Similarly, the nodes for the front 4 side octants of the octant 0 are visited before the nodes of the 4 back sub-octants. So when a color is encountered in the octree, हम लोग यहाँ पे सेम वे में कलर करेंगे. कैसे करेंगे? हम लोग हर एक जो स्क्वायर है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे, फिर इसको और 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इसके अंदर वापस 4 पार्ट में डिवीजन चलेगा, है ना. यहाँ पे वापस ये 4 पार्ट में डिवीजन चलेगा यहाँ पे.
देन वापस इसको 4 पार्ट में, फिर उसके अंदर वापस यहाँ पे 4 पार्ट में डिवीजन होगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, जब तक आप एक सिंगल पिक्सल लेवल तक नहीं पहुंच जाते, और वहां पे हर एक पिक्सल का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन और वो सारी चीजें जो यहाँ पे सेव्ड रहेंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग। नाउ रे कास्टिंग मेथड, रे कास्टिंग मतलब हम लोग का ये सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से हम लोग ये एक रे पास करेंगे, और वो रेज में स्टार्टिंग में कौन से ऑब्जेक्ट हिट कर रहे हैं, बाद में कौन से आ रहे हैं, उसके बेस के ऊपर मुझे पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके विजिबल है। लाइक इंटेंसिटी ऑफ अ पिक्सल इन एन इमेज इज ड्यू टू द रे ऑफ द लाइट, सो हैविंग बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट इज द स्कैन पियर्स फ्रॉम थ्रू द सेंटर ऑफ द पिक्सल। तो अगर आपका रे जो है, आपने रे पास किया और वो अगर कहीं से हिट बैक कर रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। सिंपल पैटर्न है। A ray is fired from the center of the projection through each pixel to which the window maps to determine the closest object intersected. So आप देखो कि हम लोग वाटर में जब अगर बोट चलाते हैं तो वहां पे साउंड जो है वो साउंड एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, मतलब हम लोग रेस पास करेंगे और वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट आपसे कितने पास या दूर है। जैसे अगर हम लोग कार को रिवर्स गियर में डालते हैं तो आपके पास रिवर्स में आप जब जाते हैं तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर नोटिफिकेशन मिलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर, और बाद में वो बीप साउंड देता है कि इसके और पास में गए तो आप कार जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो वो हम लोगों को कैसे पता चलता है, कार को कैसे पता चलता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे आपसे, तो वो क्या करते हैं, रेस पास करेंगे और वो जो रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक कितने टाइम में आता है उसके बेस के ऊपर भी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली सेम वे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से भी यहाँ से एक लाइट रे जो है वो पास होगा, और वो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक का आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है उसके बेस के ऊपर हम लोग को पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन से कितने ज्यादा या कम डिस्टेंस पे है। सो दैट्स इट, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो रे कास्टिंग approach is an effective visibility detection method for scans which curved surfaces, particularly sphere. So यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है। बाउंडिंग वॉल्यूम अप्रोच, बाउंडिंग वॉल्यूम अप्रोच। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या बोला है, ओके विल टेक 2-5 मिनट्स ब्रेक, देन वापस कंटिन्यू करता है। सो एज यू कैन सी इन दिस पार्ट हम लोगों ने पूरे क्लास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल रहा है, सो अलग अलग स्क्वायर में हम लोगों ने स्क्रीन को डिवाइड किया, स्पेस पार्टीशन अप्रोच, है ना। सो उसमें क्या किया हम लोगों ने, स्क्रीन के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पिक्सल में या अलग सर्टन अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने एक एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। सो अभी आपका टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सेंटर, कहाँ पे आपके कौन से ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ पे आपको एग्जैक्टली प्रोसेसिंग करना है वो प्रॉपरली पता चलेगा। ये देखो हम लोगों ने क्या किया, ग्रिड पैटर्न में आपका स्क्रीन को डिवाइड किया, पार्टीशन किया है। ग्रिड मतलब रेक्टेंगुलर एरिया। ग्रिड जैसे हम लोग अगर एक्सेल देखते हैं तो वहां पे इक्वल साइज के सारे पिक्सल्स होते हैं, तो दैट इज द ग्रिड एरिया, जहाँ पे हम लोग इक्वल साइज के जो स्क्वायर्स है, जैसे आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हम लोग अगर पिक्सल वैल्यू बोलते हैं, सो दैट इज द ग्रिड पैटर्न, जहाँ पे इक्वल पिक्सल साइज में हम लोगों ने पूरे स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ। ये आपका स्पेस पार्टीशन रहेगा। तो वहां पे हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे आपका ये जो स्क्वायर है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला जो 2-3 स्क्वायर है यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्ट आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देन ये 4 स्क्वायर के अंदर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है, देन एक बॉटम वाले स्क्वायर पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, देन नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डिस्कस अबाउट इट। सो अगर मैं वापस आपको बता दूं, ये हम लोग ने इंटरसेक्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपका 1000 बाई 1000 पिक्सल का इमेज साइज है, रिजोल्यूशन अगर आपका ये है, तो वहां पे मैक्सिमम आपके 100 ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ये 100 ऑब्जेक्ट होंगे या हो सकता है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, बाई डिवाइडिंग आवर स्क्रीन। जैसे यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं तो मैक्सिमम इतने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट पे आप जब इमेज रे जो है वो अगर हिट करके बाउंस बैक करेगा तो उसके लिए कैलकुलेशन जो आपके इतने बड़े होंगे, है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ये मेथड अगर यूज करेंगे, एंड दिस माइट स्लोअर आवर प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले एज वेल। सो एक बाउंडिंग वैल्यू अप्रोच होगा जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, जब भी आप अगर रे थ्रो करेंगे तो वो कहीं पे अगर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं उससे अगर इंटरसेक्ट करता है तो कैलकुलेशन होंगे, अगर इंटरसेक्शन नहीं दिखा रहा है कहीं पे तो कैलकुलेशन नहीं होंगे, वो ऑब्जेक्ट एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा।
यूजिंग हायरार्की। हायरार्की का मतलब है मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट है। पेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो मेन बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अगर कहीं पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके चाइल्ड जो है वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तो दिस इज द पेरेंट और ये दो जो है ये इसके चाइल्ड है। तो अगर पेरेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स चाइल्ड भी नहीं करेंगे ना, तो वो टाइम पे आप डायरेक्टली उसको एज इट इज डिस्प्ले कर दो। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है स्पेस पार्टीशन, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद में समरी एंड कंपैरिजन है। तो ऊपर जो भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा उसका ये समरी है और कौन सा बेटर रहेगा यू कैन डिसाइड योरसेल्फ, और यहाँ पे उसका समरी दिया हुआ है। So as per the needs and requirement we use different patterns. So जैसे बैक फेस डिटेक्शन मेथड है, ए बफर है, अदर विजिबल है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। यू कैन इजीली जस्ट हैव अ लुक एट दिस। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास दैट इज कर्व एंड सर्फेसेस। कर्व्स एंड सर्फेसेस, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इन यूनिट 4। सो इसके बाद में इफ यू नोटिस हम लोगों का यूनिट 4 जो है वो बहुत कम पार्ट बचा हुआ है। इफ आई जस्ट ओके, सो कर्व्स एंड सरफेसेस एक छोटा सा टॉपिक जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बाद में हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब देखो कर्व्स एंड सरफेसेस के अंदर है ना बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आता है, लेकिन सीजी में हम लोगों को सारे इतने करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बहुत लिमिटेड वे में ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। सो कर्व्स एंड सरफेसेस, कर्व्स मतलब ये हम लोग के डेटा पॉइंट्स है। सो कहाँ से ये कर्व आना चाहिए? अगर हम लोग को एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बना रहे, किसी का फेस बना रहे, बराबर है, किसी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग चलता हुआ बता रहे तो उसका हाथ जो है वो मूव होगा यहाँ पे। सो लेट्स सपोज वी हैव वन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये उसका, अगर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, सपोज ये क्लॉक का पेंडुलम है, तो ये जो है ये यहां से ऐसे मूव करेगा, यहां से ऐसे मूव करेगा, मतलब ये कर्व आना चाहिए। पेंडुलम जो है वो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, ये कर्वेचर वे में होगा। अगर हम लोग चलते भी है तो हम लोग के हाथ जब अगर हिलते हैं व्हेन वी वॉक, तो वो एकदम स्ट्रेट मूव नहीं करता है, वो कर्व वे में होता है। तो आपको अगर कोई एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को भी अगर चलते हुए बताना है कंप्यूटर ग्राफिक्स टर्म्स में, तो वहां पे भी वो कर्व आने चाहिए। सो बहुत सारे इमेजेस में ये कर्व्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी का फेस बताना है तो वो फेस जो है उसका स्क्वायर नहीं हो सकता, वो थोड़ा कर्व रहेगा। वापस कहीं पे थोड़ा सा जैसे अगर हम लोग ह्यूमन फेस देखेंगे तो सारे फेस एकदम सर्कल भी नहीं रहते और एकदम स्क्वायर टाइप भी नहीं रहते, है ना, तो वो अलग अलग रहते हैं। इमोजीज टाइप फेस किसी के बहुत रेयरली आपको किसी के फेस मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग के पास जो भी वर्ल्ड में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट ना तो स्क्वायर होते हैं ना सर्कल होता है। मोस्ट ऑफ जब अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो टाइम पे आपको कहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे कर्व्स लाने हैं वो हम लोग को पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत वो रोटेशन, वो कर्व्स, वो जो बैंड है वो प्रोवाइड करेंगे जिससे वो एक रियलिस्टिक इफेक्ट आपको मिले। सो कर्व्स एंड सरफेसेस, सो अगर आप देखेंगे अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन वे में बताया, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैंने होगा उतना सिंपल वे में चीजों को यहाँ पे रखने की ट्राई की है। सो अगर मैं कैनवस की बात करूंगा, सो ये हम लोगों का कैनवस है और जिसमें ये हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है, बराबर है, प्लेन कर्व है हम लोग का, ये पॉइंट है। पॉइंट पे हम लोगों ने क्या बोला, अ पॉइंट इज हियर इन अ जीरो डायमेंशनल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। अ पॉइंट इज अ बिल्डिंग एलिमेंट, जहां पे हम लोग इसके ऊपर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में ये पॉइंट यूज करके लाइन भी बना सकते हैं, पॉलीगॉन भी बना सकते हैं और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब जब अगर 2D में, अब देखो ये सिंपल पॉइंट है, बराबर है, 0 डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ पॉइंट रखा हुआ है। अब जब मुझे अगर एग्जैक्ट ये पॉइंट का अगर लोकेशन फाइंड करना है तो मैं वो ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, 2D स्पेस में डालूंगा, बराबर है। मतलब अभी आपका जो पॉइंट है वो किस में आ गया, 2D लोकेशन में आ गया, जहां पे आई कैन से कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्पेसिफिक इसका कुछ तो वैल्यू है। अब इसका वैल्यू जो है ये मुझे कैसे पता चलेगा, सो आई कैन से हियर वैल्यू ऑफ दिस पिक्सल इज 2 2, या फिर यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड सेम वे यहाँ पे 1 2 3
4 5 एंड 6। सो एग्जैक्ट जो ये पिक्सल पॉइंट जो है, एग्जैक्ट ये जो पिक्सल पॉइंट है इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये 5 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो 5,4 दिस इज द पिक्सल वैल्यू। तो इससे मुझे पता चलेगा कि स्क्रीन पे एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे ये पॉइंट ड्रॉ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, और आपने कौन से कोऑर्डिनेट यूज किए, 2D कोऑर्डिनेट्स यूज किए, जहां पे सिर्फ हम लोग के पास फिलहाल क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन पॉइंट यूनिकली विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स ओरिजिन, दैट्स फर्स्ट थिंग। इसके बाद में अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ कोप्लेनर पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सिस्टम विच यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट यूनिकली विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ अ ओरिजिन। सो मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, 0 0 है, तो 0 0 से आपका पॉइंट कितना दूर है वो हम लोग कैसे बताएंगे, 5,4। तो अगर ये साइड पे दो 5,4 रहेंगे और ये साइड पे आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो जब अगर हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा हुआ, सो ये आपके 0 0 कोऑर्डिनेट है, बराबर है, दिस इज योर 0 0 ओरिजिन। यहाँ पे ये प्लस वैल्यू है मेरा x का, यहाँ पे ये माइनस वैल्यू है मेरे x का, -2 -3 -4 -5 एंड -6 आएगा। यहाँ पे y का वैल्यू प्लस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे y का वैल्यू माइनस होगा, -1 -2 -3। सो इफ आई कैन से यहाँ पे आपका x और y दोनों प्लस प्लस है, x एंड y बोथ आर प्लस। यहाँ पे x एंड y क्या है, y जो है वो प्लस है, x माइनस है, सो x माइनस है, y प्लस है। यहाँ पे x एंड y दोनों माइनस है, और यहाँ पे y माइनस है, x प्लस है, तो प्लस माइनस, ये हम लोगों ने ज्योमेट्री में स्कूल में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जैक्टली ये वे में हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज, आई कैन से राइट साइड, टॉप राइट, ये आपका लेफ्ट हो गया, टॉप लेफ्ट, ये आपका बॉटम लेफ्ट हो गया, ये आपका बॉटम राइट हो गया। तो एग्जैक्टली स्क्रीन के कौन से साइड पे कौन सा वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ कोप्लेनर पॉइंट्स, जहां पे हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने 2D स्पेस में आपके पॉइंट्स को क्यों मेजर किया हुआ है, जिससे स्क्रीन पे एग्जैक्टली कहां पे आपका पॉइंट ड्रॉ होगा ना, वो हम लोग को पता चलेगा। सो अब जब हम लोग अगर ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स बनाते हैं और उसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका कोई एक कर्व ड्रॉ होगा। सो इसके लिए पॉइंट्स जो है ना वो बहुत जरूरी है। सो कर्व इज द पाथ ऑफ पॉइंट्स इन अ मोशन। सो आपका स्क्रीन के ऊपर अगर कोई एक वेव, कोई एक कर्व अगर ड्रॉ होगा तो वो कर्व कहां से कैसे टर्न लेगा, कहां पे उसका आर्क आएगा, कहां पे वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ये पॉइंट बाय पॉइंट मैनर में प्रेजेंट करते हैं। अपने न्यूज़पेपर में बहुत बार ये पैटर्न देखा रहेगा मैथमेटिकल, जहां पे आप वो टाइम पास वाला सेक्शन रहता है न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे, जहां पे आप ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो कोई एक अच्छा सा ड्राइंग बनेगा। सो वैसे ही हम लोग सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, और जब आप ये पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे ना तो कोई ना कोई एक कर्विएचर आर्किटेक्चर जो है वो स्क्रीन पे ड्रॉ होगा। सो इफ यू नोटिस हम लोगों ने वो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो ये आपका कर्व बन गया। अब कर्व इज द पाथ ऑफ द पॉइंट इन अ मोशन, बराबर है, मतलब जब अगर ये मोशन में है तो आपको क्या पता चलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से उड़ के ऐसा उड़ के जा रहा है, या किसी के बाल अगर यहां से ऐसे उड़ के जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ये पॉइंट बाय पॉइंट वो कर्व डिफाइन किया है, जिससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट कहां से उड़ेगा और कैसे जाएगा। डेफिनेशन ऑफ कर्व बहुत सिंपल है, कर्व का इक्वेशन यहाँ पे आएगा। सो एज यू कैन सी अ कर्व इज द पाथ ऑफ पॉइंट इन मोशन, सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है। सो मैंने आप कोई भी ज्यादा मैथमेटिकल चीजें नहीं रखी है जिससे आपके लिए पढ़ना डिफिकल्ट हो जाए। सो इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, अब ये सेम चीज को हम लोग जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट अ फंक्शन फॉर प्रोसेसिंग दिस पॉइंट, जिससे ये सेम इंफॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे एल्गोरिथम में ऐड करूंगा, जिससे वो सेम इंफॉर्मेशन या वो सेम
कर्वेचर का इंफॉर्मेशन कि मेरे ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट को कहाँ से कौन से कर्व वे में रोटेट होना है या फ्लोट होना है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म इज लेस कोऑर्डिनेट सिस्टम डिपेंड्स, दैट इज द इम्प्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग के पास थ्री डायमेंशन है। द इम्प्लिसिट फॉर्म क्या है आपका, एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड अगर 3 डायमेंशन में रहेगा। 2 डायमेंशन में रहेगा तो हम लोग जो फंक्शन अप्लाई करेंगे वो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करेंगे, एक्स एंड वाई। सो फिलहाल के लिए हम लोग को एक्स और वाई को कांस्टेंट रखा हुआ है ना। वी कैन रिप्रेजेंट अ कर्व एज अ इंटरसेक्शन इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द 2 सर्फेसेस। सो फर्स्ट सरफेस को हम लोगों ने एफ फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंड सरफेस को हम लोग जी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये दोनों के बीच में अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वो फिर हम लोग ये 2 फंक्शंस के बीच में इंटरसेक्शन बताएंगे ऑन स्क्रीन। आई होप कुछ समझ में आ रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है। सो हम लोग के पास यहाँ पे एफ वाला फंक्शन है जिसके अंदर 3 डायमेंशंस दिए एज पर द 3D सिस्टम। यहाँ पे आपका जी वाला फंक्शन है जिसमें भी अगर हम लोगों ने 3 डायमेंशन व्यू लिया हुआ है, और दोनों को बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने कांस्टेंट 0 वैल्यू दिया हुआ है। इसको इम्प्लिसिट कर्व इक्वेशन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कर्व इक्वेशन का मतलब क्या होगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ अ कर्व इज 2 डायमेंशन गिव्स द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। द डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स एंड वाई स्पेस में हम लोग डिफाइन करेंगे। सो आई कैन से वाई का वैल्यू मैं कैसे दे रहा हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स जब हम लोग निकालेंगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा। तो y, I can say y is dependent on the function value of x. So explicit representation का मतलब है y का वैल्यू फंक्शन जब हम लोग अप्लाई करेंगे x पे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर y का वैल्यू डिपेंडेंट है। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3D स्पेस, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स के बेस के ऊपर हम लोग अगर एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो z का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन फंक्शन ऑफ x, y। तो f ऑफ x, y का जो वैल्यू आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ z। तो अगर फंक्शन ऑफ x और y का वैल्यू अगर नहीं आएगा तो z को अपना वैल्यू ही नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट z इज डिपेंडेंट ऑन फंक्शन ऑफ x, y। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो जब डिपेंडेंसी होता है तब हम लोग एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जहां पे y का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन f ऑफ x, z का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन f ऑफ x, y। जब डिपेंडेंसी नहीं रहता है, हर कोई इंडिपेंडेंटली अपने खुद के कैलकुलेशंस करके एक ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बोलेंगे, ये मेरा कर्वेचर का यहाँ पे ये पॉइंट है, और वो पॉइंट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगा, वो पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ होगा, वो कैसे पता चलेगा। y का वैल्यू जब मिलेगा मुझे, y का वैल्यू कब मिलेगा, जब मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा x के वैल्यू के ऊपर। सो y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मुझे ये पॉइंट का वैल्यू मिलेगा। सिंपल है। सो दैट इज द एक्सप्लिसिट। पैरामेट्रिक फॉर्म्स अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, जब ये सेम जो पॉइंट्स वैल्यू है ये अभी मेरे रियल लाइफ है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, जब उसको मैं व्यू पोर्ट पे कन्वर्ट करूंगा, u और v का मतलब क्या है, आपके जो x और y के वैल्यू मिल रहे हैं, बराबर है, और वो x और y के वैल्यू आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में मिल रहे हैं, एक्सप्लिसिट वैल्यू। और ये एक्सप्लिसिट वैल्यू जो आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में मिल रहा है, आपको याद रहेगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू व्यू पोर्ट, ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था यूनिट 2 में। तो वो जो यूनिट 2 में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्व एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ ईच स्पेशल वेरिएबल पॉइंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ यू जो है या स्पेसिफिकली स्क्रीन, आपका जो स्क्रीन पे रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होना चाहिए ना, वो वे में बात कर रहे हैं। सो अगर आप ये सिर्फ इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन पे क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू एक्स ऑफ यू, y इक्वल टू वाई ऑफ यू, मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को आपको मैच करना है विद द व्यू पोर्ट। बहुत सिंपल वे में ये हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे वही कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहे हैं कि दिस इज माई पॉइंट, और उसको मैं यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, u मिनिमम और u मैक्सिमम। तो अगर ये कर्व वे में अगर ये पॉइंट फ्लोट होगा तो मिनिमम कहाँ से चालू होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। जैसे अगर पेंडुलम है तो यहाँ से चालू होके वो मैक्सिमम यहाँ तक ही जाएगा, और उसको हमें ये वे में, अगर हवा में अगर कोई एक पेपर अगर फ्लोट हो रहा है तो वो ऐसे जाके यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, इसके बाद वो स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा। तो मैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू माई स्क्रीन और विथ रिस्पेक्ट टू माई व्यू पोर्ट। सो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है, अगर यहाँ से ये पीछे आएगा तो ये कर्व वे में आएगा, यहाँ से आगे जाएगा तो ऐसे कर्व वे में जाएगा।
सो वो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब यूनिट 5 में हम लोग एनिमेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपको ये कर्व्स हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों यूज कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो और बेटर वे में आपको समझेगा। सो आई होप ये बहुत क्लियर है। और 3D वे में आप यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका कौन सा है, कहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा, सो आपका नॉर्मल एंगल कौन सा बनेगा, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा रहेगा, वो सब हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो आई होप मैंने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। सो थोड़ा कुछ जो है वो आप समझ सकते हो, नहीं समझ रहा है तो सिर्फ ये जो यहाँ पे मैंने आपको टेंजेंट, नॉर्मल वेक्टर क्या है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब क्या होता है डायरेक्शन, कि अगर वो जो पॉइंट है उसका डायरेक्शन क्या है। सो उसका डायरेक्शन अगर फ्लोट हो रहा है कर्वेचर अगर ये डायरेक्शन में, तो एन आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेक्टर टी आई मतलब उसका डायरेक्शन ये साइड पे हो सकता है, मतलब वो जो कर्व है उसका शेप चेंज होगा, फ्लोटिंग जो होगा वो ये वे में जाएगा। जैसे पानी है तो पानी का फ्लोटिंग कोई भी साइड पे जा सकता है, तो अगर मैं नॉर्मल फ्लोटिंग अगर बता रहा हूँ तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो वेक्टर वे में हम लोग बता रहे हैं उसको। देन वापस यहाँ पे हम लोग वो उसी के ऊपर वापस यहाँ पे वो कितना ऑसिलेट होगा, मतलब कितना ऊपर नीचे जा सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ लो टाइड और हाई टाइड अगर हम लोग बता रहे, सो मैक्सिमम लो टाइड में वो यहाँ तक जाएगा और हाई टाइड में मैक्सिमम इतना ऊपर तक आ सकता है। ये ऑसिलेटिंग आया। या बड़े वेव्स अगर चल रहे हैं तो आप अपने वेव्स को कंप्यूटर में कितना ऑसिलेट करेंगे, जिससे वो बड़े वेव्स चल रहे हैं या छोटे वेव चल रहे हैं। जैसे अगर सुनामी आ रहा है, सो आप वो वेव्स का ऑसिलेशन कितना बढ़ाएंगे इन दिस डायरेक्शन, तो वो वेव्स जो है आपके कविएचर ही होंगे, बराबर है। तो वो कविएचर वेव को आपको ऑसिलेट करना है, ऑसिलेशन का मतलब ऊपर नीचे करना है, बराबर है ना। तो वो कितना नीचे जाएंगे और कितने बड़े वेव्स हो सकते हैं, वो आपका ये पॉइंट या ये फंक्शन से पता चलेगा। सो देखो मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बता रहा है और उसके साथ में ऑसिलेशन होगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में वो वेव ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। इन शॉर्ट इन एनिमेशन इन आवर कंप्यूटर वो यहां से हम लोग देख सकते हैं। सो आपका प्लेन कर्वेचर है जहां पे हम लोग ये सेम मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब ये आपका सर्कल फॉर्म में हम लोग बता रहे हैं। सो अब देखो यहां से ये जो पॉइंट्स है ना, आप आराम से पढ़ो, अगर नहीं याद रहते इट्स फाइन। आप ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल है, आई डोंट स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक। आपको चाहिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। मैंने बहुत सिंपल डायग्रामेटिक वे में दी है, जैसे हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं स्कूल में, वो वे में दिया। और कहीं पे मैंने ज्यादा बड़े कैलकुलेशंस नहीं दिए टू मेक द थिंग्स सिंपल। तो सर्कल वे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन से पॉइंट है वहां पे सर्कल बनाया, आपका राइट एंगल बन गया यहाँ पे, है ना। और जिससे हम लोग यहाँ पे रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर आपका पॉइंट ऑफ फ्लोटिंग है तो उसका रेडियस क्या है, उसके कर्वेचर अगर आएगा तो कहाँ पे आएगा। सो आपको कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए आपको वो जो कर्व है वो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे बन रहा है, उसका रेडियस क्या है वो फाइंड आउट आना चाहिए। बिकॉज हम लोग पूरा सर्कल नहीं बना रहे, मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ऐसा एक कर्व बना रहा हूँ, है ना। दिस इज माई कर्व जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी ये कर्व बनाने के लिए, दिस इज द आर्क, ये बनाने के लिए भी आपको रेडियस फाइंड करना जरूरी है। टू फाइंड आउट द रेडियस, ये देखो ये पूरा सर्कल बना। अब ये जो सर्कल है इसका सिर्फ मैं थोड़ा सा पार्ट जो है वो मैं ये कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए लूंगा। दिस इज माई आर्क और माई कर्व, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है, यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे आपका कर्व जो है वो जैसे जैसे आगे आगे ऊपर ऊपर जाएगा तो वो कर्व बड़ा छोटा होते जाएगा। तो अलग अलग एंगल पे वापस हम लोग को रेडियस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या इक्वेशंस होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर रहेंगे तो एक्सप्लिसिट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इम्प्लिसिट बोलेंगे। वो सेम यहाँ पे मैंने बता दिया, दैट इज वन थिंग प्रोवाइडेड हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट पे कैलकुलेशन किया, दूसरा कैलकुलेशन यहाँ पे किया, है ना। तो ये आपके स्पेस कर्व है जो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये सिंपल कैलकुलेशन वही वे में दिया हुआ है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये वे में कहीं ना कहीं हम लोग के कैलकुलेशन हो रहे हैं। और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है उसको हम लोग ये वे में उनका वेक्टर डायरेक्शन और कहाँ से कौन से पॉइंट से उनका कर्वेचर कितना बड़ा या छोटा होगा वो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहाँ पे टेंजेंट बनेगा, कहाँ पे कितना ऑसिलेशन होगा, वो सब यहाँ से हम लोग को पता चलेगा। और उसी को फिर यहाँ पे हम लोग सरफेस वे में लाते हैं। अब देखो ये अगर जैसे अलादीन है तो अलादीन का अगर चादर अगर उड़ रहा है तो ये ऊपर के जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल हम लोगों ने यूज किए वो यूज करके हम लोग ये चादर को फ्लोटिंग बताएंगे हवा में कि ये उड़ रहा है और इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है। ओके, तो ये सरफेस वाला पार्ट आ गया। सो इफ यू नोटिस दिस इज द सरफेस वाला पार्ट। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है।
From this surface point will continue our unit 4. छोटा सा part बचा हुआ surfaces से will be continuing next time. Okay. I hope there are no doubts. Anyone, any doubts? Let me know. Anyone, any doubts? Guys, hello. किसी को कोई doubt है? Yes or no? Okay. So I'll stop today's lecture here.